आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में बात करेंगे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इतिहास, यानी इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया था। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल और नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। और इन तीनों ही कालों में हमने विस्तृत रूप से बात करी थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं उनको देखेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, और इन घटनाओं का क्या महत्व है हमारे भारतीय इतिहास में, और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पहले ऊपर आधुनिक भारत और आधुनिक भारत है। और आधुनिक भारत में सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारा, हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे, यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी भारत में क्यों बढ़ी, क्यों आने के बड़े यहाँ आना चाहते थे वो लोग। और इसी की वजह थी, एक तो वो व्यापार के थे और व्यापार करना चाहते थे वो, और उसी के कारण व्यापार के माध्यम से ये यहाँ पे आए थे यूरोपीय लोग जो थे। और उसमें सबसे पहले जो यूरोप में यूरोपीय लोग थे उसमें आए थे पुर्तगाली लोग। और जैसे कि हम जानते हैं, ये 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा आया था भारत। और वास्को डी गामा जब भारत आया था, उसने यहाँ पे से जो यहाँ के मसाले थे उनको यूरोप में ले गया, और वहाँ उनको बेचने के बाद उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और इसी के कारण उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, वो दोबारा फिर भारत में आए और काफ़ी यहाँ से उनको फ़ायदा होने लगा। और तो पुर्तगाली लोग यहाँ पर भारत आना शुरुआत हुई उनकी। और इसी के बाद जब पुर्तगाली के बाद आने के बाद यहाँ पे जो डच लोग थे उनका आगमन होता है नंबर दूसरे पे। और डच ये जो थे ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, और ये 1602 में भारत पहुँचते हैं। और भारत आने के बाद, इनके आने के बाद जब डच यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद से तीसरे नंबर पर हमारे ये अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेज जैसे कि हम जानते हैं, ये सबसे लंबे समय तक यहाँ पे शासन करने वाले वो हैं। और ये जब इनका आगमन हुआ, ये 1608 में प्रथम बार भारत आए, और इसमें जब कैप्टन हॉकिंस नाम का अंग्रेज था वो प्रथम बार भारत पहुंचा था। और इसके आफ्टर जब अंग्रेज आते हैं, और चौथे नंबर पर हमारे जो फ्रेंच हैं, ये 1664 में भारत पहुंचते हैं ये फ्रेंच लोग। और 1664 में ये 4 प्रकार से ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आ चुकी होती हैं, और अपना धीरे धीरे करके यहाँ पे शासन करना, और यहाँ के शासन, यहाँ के जो राजा महाराजा लोग थे उनके शासन में दखल अंदाजी करना, और उनको एक प्रकार से उनकी सत्ता में अपना भी हक जताना इनका काम था। और ये इसी प्रकार से करते गए, और आगे इनने, जैसे कि हम जानते ही हैं, इन लोगों ने फिर यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे राज किया और किस प्रकार से यहाँ पे क्रूरता फैलाई, ये हम जानते ही हैं। और इसके आफ्टर जो अगला हमारा फ्लो चार्ट में हेडिंग है, और वो है हमारी मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य। और ये मुगल साम्राज्य जो हमारे भारत में चल रहा था, यानी कि मुगल साम्राज्य जब भारत में स्थापित होता है 1526 में, और उसके आफ्टर जब मुगल साम्राज्य आगे कमज़ोर पड़ने लग जाता है, तो उसी के उत्तराधिकारी राज्य यहाँ का उदय होता है। और उसमें सबसे पहले जो था हमारा बंगाल था, और दूसरा हमारा अवध और हैदराबाद और कर्नाटक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य थे, क्योंकि इन्हीं के साथ ये अंग्रेज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा इन राज्यों के साथ। और आगे जब इन राज्यों का जो उदय होता है, और उसमें फिर अंग्रेज़ों का भी एक रोल वहाँ से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अंग्रेज़ों की भारत विजय, आप हेडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले जो भारत में विजय थी इनकी, ये 1744 से कर्नाटक युद्ध है। और कर्नाटक युद्ध, जरा इसको हम जूम कर लेते हैं, यानी जो सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो था कर्नाटक युद्ध, और ये कर्नाटक युद्ध यहाँ पे 1744 से 63, यानी कर्नाटक ये अपने आप में एक उस टाइम का राज्य था। और कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, ये भी अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी संघर्ष करते हैं पहले, लेकिन जब ये इतने वो हो जाते हैं, अंग्रेज़ इनको इतना परेशान कर देते हैं, और फाइनली ये 1744 से 63 के बीच में जो अंग्रेज़ और कर्नाटक राज्य के बीच जो लड़ाई होती है, उसमें जो कर्नाटक राज्य था वो हार जाता है 1744 से 63 के बीच में। और उसके बाद से आता है हमारा नंबर 2 पर बंगाल। और बंगाल जो था, ये बंगाल ये काफ़ी इतिहास का एक महत्वपूर्ण राज्य है हमारे भारत का, क्योंकि शुरुआत अंग्रेज़ों की यहीं से होती है। और जो बंगाल था, यहाँ पे बंगाल में प्लासी और बक्सर की 2 महत्वपूर्ण जो लड़ाई है हमारे इतिहास की है। और जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, इसको अंग्रेज जीत जाते हैं। और उसके आफ्टर बक्सर की विजय, यानी 1764 में बक्सर की जो लड़ाई होती है, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और जीतने के बाद उनकी वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती है बक्सर की लड़ाई के बाद, ये बंगाल राज्य के साथ। उसके बाद से हमारा मैसूर राज्य है, और मैसूर राज्य इसने भी काफ़ी संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ, और काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था ये हमारे भारत के इतिहास में, क्योंकि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये लोग मैसूर राज्य के ही राजा थे। और
जो मैसूर राज्य था, तो ये काफ़ी पहले से शुरुआत से ही अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करता आ रहा था, लेकिन फाइनली ये 1799 की जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, हार जाता है और यहाँ पे टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है और ये फिर अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। और इसके बाद से जो हमारा अगला था, मराठा संघ की समाप्ति होती है और मराठा लोग भी अंग्रेज़ों से काफ़ी पहले से संघर्ष करते आ रहे थे और फाइनली ये 1817 से 1818 में मराठा संघ की समाप्ति हो जाती है और यहाँ पर अंग्रेज़ों का भी आधिपत्य हो जाता है। और अगला हमारा पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य का अधिकरण 1849 में, और यानी कि पंजाब भी पहले से ही अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करता आ रहा था और लास्ट में जो 1849 में पंजाब की सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती है। और इन घटनाओं के होने के बाद जो आगे हम फ्लो चार्ट में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दास्ता का बंधन, यानी दास्ता का बंधन से मतलब है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे के लोगों को दास बनाया और उन पे बंधन रखे, अपना एक प्रकार से आधिपत्य उनके ऊपर रख लिया। वो किस प्रकार से रखा, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक नीतियों द्वारा क्या किया गया, यहाँ के लोगों का शोषण किया गया। और शोषण जब इतना बढ़ गया और बहुत ज़्यादा बढ़ा, और पहले शोषण होने का कारण भी यही था कि यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों की पहले मदद करी, उनको लगा कि ये हमारी सहायता करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ तो काफ़ी चालाक लोग थे वो, और उन्होंने धीरे धीरे जब यहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू किया और फाइनली यहाँ के लोगों की समझ में भी आ गया हमारा शोषण हो रहा है, तो इसी के प्रतिक्रिया के रूप में 1857 की जो क्रांति होती है, ये 1857 की क्रांति, इसमें अंग्रेज़ लोग वैसे काफ़ी हद तक हिल गए थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे मतलब हमारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनने कुछ इस प्रकार की नीतियाँ बना दी थी जिस कारण यहाँ पे इनका काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी अंग्रेज़ों की जान भी चलेगी और काफ़ी भारतीयों की जान भी गएगी और काफ़ी लोगों पे इसमें फांसी भी चढ़ाया गया हमारे भारत के लोगों को, जैसे कि मंगल पांडे के नाम इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो ये घटना यहाँ पर होती है और 1857 की प्रतिक्रिया होती है अंग्रेज़ों के प्रति। और इसके बाद से जब अगली घटना होती है वो हमारा राष्ट्रवादी जागरण, यानी राष्ट्रवादी जागरण की शुरुआत होती है फिर, क्योंकि राष्ट्रवादी जागरण से मतलब है कि राष्ट्र में जो जागृति थी उसकी जागरूकता की भी बेहद कमी थी। तो जो कुछ लोग जागरूक थे उनने निर्णय लिया कि हमें पहले अपने राष्ट्र को के लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और उसी में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी यहाँ पे सामाजिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार करना शुरू किया इसमें। और इन्होंने जब सामाजिक सुधार करना शुरू किया, जैसे कि इसमें काफ़ी चीज़ों की स्थापना करी गई थी, जैसे सामाजिक रूप से यहाँ पे आर्य समाज और ये आत्मीय समाज, ये सारी चीज़ों की स्थापना होना शुरू करना मतलब स्थापना करना शुरू हुआ यहाँ पे। और ये हमारे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के प्रयास थे और ये राष्ट्रवादी जागरण था एक प्रकार का। और दूसरा यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करना शुरू किया लोगों ने। और तीसरा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में, ये हमारी एक राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है हमारी भारतीय इतिहास की, क्योंकि इसमें जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और फाइनली ये इतना बड़ा एक पार्टी बनती है कि जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमको देखने को मिलता है। तो आगे अगली हेडिंग है वो है स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। और स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता यानी इसका मतलब है कि किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे जो वहाँ से शुरुआत हुई थी 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है और उसमें हमें काफ़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले इसमें कांग्रेस का हमें नरम दल और गरम दल में विभाजन मिलता है और उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन भी होते हैं काफ़ी। और इसी के बाद जब ये सारी घटनाएं होती हैं उसके बाद से गांधी जी का आगमन होता है हमारे 1915 में भारत में। और गांधी जी भी हमारे जब भारत में पहुंचते हैं तो वो भी भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से वो काम करते हैं और उसमें हमें गांधी जी के आंदोलन देखने को मिलते हैं काफ़ी। और उसके बाद से जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद से भारत में क्या क्या कार्य किए गए, सबसे पहले जो तात्कालिक समस्याएं थी उस टाइम की उनका सामना करना था, क्योंकि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से अंग्रेज़ों ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया था भारत को और उसी को ठीक करना था स्वतंत्रता के बाद। और ये एक महत्वपूर्ण चुनौती थी हमारे भारत के सामने उस टाइम पे। और उसके बाद से हमारी विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता वाली नीति का भी निर्माण करा गया और ये हमारे जो स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं। तो यही एक फ्लो चार्ट था एक छोटा सा, इसको समझा हमने आज। और तो आपको ये कैसा लगा, और फ्लो चार्ट से इसको आपको समझने में शायद आसानी हुई होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट इसका आधुनिक भारत यानी आधुनिक विश्व पे बनाएंगे हम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।